हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ और कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन नाउ आई एम क्वाइट फाइन। दोस्तों, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम क्लास 1 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले वीडियो में भी हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा है कि आर्टिकल जो होते हैं वो 3 होते हैं, ए, एन और द। अब कहाँ पर हमें इन आर्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर हमें इन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश चाहे कन्वर्सेशन हो चाहे ग्रामर हो, अगर हम इन आर्टिकल्स का सही यूज़ सीख लेते हैं तो हमें इंग्लिश ग्रामर में आगे किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर हमने बेसिक इंग्लिश में आर्टिकल्स को ठीक से नहीं समझा तो ये आगे चल के हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। तो दोस्तों, आर्टिकल्स को सीखने के लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे और उसमें बताएंगे आपको कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए और कहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होना चाहिए। साथियों, इंग्लिश में बैड कंडीशन और गुड कंडीशन, ये 2 फ्रेज अक्सर यूज़ होते हैं। अब आप ज़रा दिमाग लगा के सोचिए कि ये जो बैड कंडीशन और गुड कंडीशन है, क्या इनसे पहले आर्टिकल का यूज़ होता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि आई फाउंड माई बुक्स इन अ बैड कंडीशन या इन अ गुड कंडीशन? हो सकता है आपको ये सुनने में ठीक लग रहा हो, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दीज फ्रेजेस डू नॉट टेक एन आर्टिकल बिफोर देम। यानी कि गुड कंडीशन और बैड कंडीशन से पहले हम ए का यूज़ या आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ये गलत माना जाता है। कॉन्वर्सेशन में हो सकता है आपने इनका यूज़ सुना हो, लेकिन ग्रामेटिकली इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो हमें इस सेंटेंस को ऐसे बोलना चाहिए कि आई फाउंड माई बुक्स इन गुड कंडीशन और आई फाउंड माई बुक्स इन बैड कंडीशन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम गुड कंडीशन और बैड कंडीशन की जगह पर गुड स्टेट और बैड स्टेट का यूज़ करें तो क्या वहाँ हम इसको ऐसे बोलेंगे कि आई फाउंड माई क्लोथ्स इन बैड स्टेट या आई फाउंड माई क्लोथ्स इन गुड स्टेट? तो यहाँ पर साथियों, आर्टिकल ना लगे होने की वजह से हमारे ये सेंटेंसेस गलत माने जाते हैं। तो हमें यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना कंपलसरी है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आई फाउंड माई क्लोथ्स इन अ बैड स्टेट, आई फाउंड माई क्लोथ्स इन अ गुड स्टेट। यानी यहाँ पर आर्टिकल का लगना कंपलसरी है, जबकि जो गुड कंडीशन और बैड कंडीशन वाले मैंने फ्रेजेस बताए थे वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक इसी तरीके से 2 इंग्लिश के वर्ड्स और होते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहले तो वेदर और क्लाइमेट, इन 2 वर्ड्स के मीनिंग को समझ लें। वेदर जो होता है वो आर टू आर और डे टू डे और वीक टू वीक और मंथ टू मंथ चेंज होता रहता है, यानी जो बदलता रहता है, जो फिक्स्ड नहीं होता है, वो वेदर कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जो होता है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, फिक्स्ड एटमॉस्फेयर होता है, फिक्स्ड जलवायु होती है किसी भी स्थान की। तो एक तो क्लाइमेट और वेदर को यूज़ करने में आप ये गलती ना करें। अब यहाँ पर यूज़ ये देखना है कि आर्टिकल का यूज़ होगा या नहीं होगा। जैसे पहला फ्रेज है गुड वेदर या बैड वेदर। गुड वेदर और बैड वेदर से पहले क्या हमें आर्टिकल लगाना चाहिए? क्या हम ये कह सकते हैं कि आई वेंट शिमला एंड आई फाउंड देयर अ गुड वेदर या आई फाउंड देयर अ बैड वेदर? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं लगेगा। अ गुड वेदर या अ बैड वेदर यहाँ पर गलत माना जाता है। ऐसे फ्रेजेस से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारे सेंटेंसेस ऐसे होना चाहिए, आई वेंट शिमला एंड फाउंड देयर बैड वेदर, आई वेंट शिमला एंड फाउंड देयर गुड वेदर। तो यहाँ पर गुड वेदर और बैड वेदर से पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। और वही जो हमने आपको दूसरा वर्ड बताया है क्लाइमेट, वहाँ पर अगर हम बैड क्लाइमेट या गुड क्लाइमेट का जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इससे पहले आर्टिकल का यूज़ कंपलसरी किया जाता है। हम इन सेंटेंसेस को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, नैनीताल इज़ नोन फॉर अ गुड क्लाइमेट
आगरा इज नोन फॉर अ बैड क्लाइमेट, यानी नैनीताल जो है वो अपनी अच्छी जलवायु के लिए जाना जाता है, जबकि आगरा जो है वो ख़राब जलवायु के लिए जाना जाता है, क्योंकि आगरा में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, नैनीताल का जलवायु ज़्यादा अच्छा है। तो अ गुड क्लाइमेट, अ बैड क्लाइमेट। लेकिन वेदर के साथ में अ का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे गुड वेदर और बैड वेदर का यूज़ ही किया जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग इन द सेंस स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, प्रिजन, इस तरीके की किसी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो उससे ठीक पहले हम अगर दा का यूज़ कर देंगे तो ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, ग्रामेटिकली इट विल बी ओके, लेकिन सिर्फ उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आई वेंट टू द स्कूल येस्टरडे, अब यहाँ पे मैंने स्कूल एक बिल्डिंग है, उससे पहले दा का अगर यूज़ कर दिया, इसका मतलब मैं कल स्कूल गया था। आई वेंट टू द स्कूल येस्टरडे, तो ग्रामेटिकली देयर इज नो मिस्टेक, बट द मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट नाउ। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि कल मैं स्कूल गया था, लेकिन स्कूल जाने का पर्पस मेरा पढ़ना या पढ़ाना नहीं था, यानी उस बिल्डिंग में होने वाले जो फंक्शन है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। स्कूल जाने की वजह हो सकती है मैं वहाँ टहलने गया हूँ, हो सकता है मैं वहाँ किसी से मिलने गया हूँ, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उस बिल्डिंग में होने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, तो वहाँ पे दा का यूज़ हुआ। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, अब मैंने दा का यूज़ नहीं किया है, दा का यूज़ ना करने की वजह से अब हमारा पर्पस जो है उस बिल्डिंग के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ है उसी से, यानी स्कूल जाने का पर्पस, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा पर्पस पढ़ना होगा, अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा पर्पस स्कूल जाने का पढ़ाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की कोई भी बिल्डिंग हो, उससे पहले दा का यूज़ लगाने से उस बिल्डिंग में होने वाली एक्टिविटीज़ या फंक्शन से फिर कोई लेना देना नहीं रहता है, जबकि दा ना लगाने पर फिर वहाँ की एक्टिविटीज़ से ही हमारा सीधा ताल्लुक रहता है। जैसे शी वेंट टू द चर्च येस्टरडे, अब द चर्च अगर कह दिया है तो चर्च जाने का जो उसका पर्पस है वो वर्शिप करना नहीं है, प्रे करना नहीं है। हो सकता है वो चर्च में किसी से मिलने गई हो या चर्च के पास वॉक करने गई हो, लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे बोलें, शी वेंट टू चर्च येस्टरडे, इट मीन्स शी वेंट देयर टू वर्शिप गॉड, टू प्रे टू गॉड। अब यहाँ पे मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा छोटी छोटी सी यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करने से या ना करने से किस तरह से मीनिंग में चेंज आ जाता है। कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं कि शी मेट मी इन मॉर्निंग, अब यहाँ पे जो मैंने इन मॉर्निंग बोला है दैट इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल। इन मॉर्निंग जो है वो गलत है, मुझे बोलना चाहिए था कि शी मेट मी इन द मॉर्निंग, वो सवेरे मुझसे मिली थी। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द डे, इन द नाइट, तो ये जितने भी फ्रेजेस हैं इन सब में दा का यूज़ कंपल्सरीली होता है। अगर आप दा का यूज़ नहीं करेंगे तो ये सारे ही सेंटेंसेस एरर माने जाएंगे। माई फ्रेंड इज सीकिंग एन एम्प्लॉयमेंट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो माई फ्रेंड इज सीकिंग एन एम्प्लॉयमेंट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, डू यू थिंक दिस सेंटेंस इज करेक्ट? नो, आई डोंट थिंक सो। वाई? क्योंकि हमने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से पहले एन का यूज़ जो लगाया है वो आर्टिकल गलत है। एम्प्लॉयमेंट वर्ड जो है दैट इज कंसीडर्ड एज एन अनकाउंटेबल नाउन, और हमने ये रूल पढ़ रखा है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज़ नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है रोजगार, और रोजगार जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं माना जाता, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो अनकाउंटेबल होगा उससे पहले ए या एन नहीं लगेगा। तो इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि माई फ्रेंड इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, यानी मेरा दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में रोजगार की तलाश कर रहा है। वहीं पे साथियों दूसरा एक वर्ड होता है जॉब। जॉब का मतलब भी रोजगार से ही होता है, नौकरी से होता है, लेकिन अगर आप जॉब से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ए का यूज नहीं करेंगे, तो ये गलत माना जाएगा। तो हमें यहाँ पे कहना चाहिए कि माई फ्रेंड इज सीकिंग अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ पे अगर हम ए हटा देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जॉब एक काउंटेबल नाउन, तो आपको आर्टिकल लगाने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरा आर्टिकल काउंटेबल नाउन से पहले लग रहा है।
अगर वो काउंटेबल नाउन है तो आप बेशक लगा दीजिए, लेकिन अगर वो काउंटेबल नाउन नहीं है तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। वहीं कई बार हम क्या करते हैं, एक वर्ड है सोप, SOAP, सोप से पहले भी ए लगा देते हैं, ए सोप, यानी इससे पहले आर्टिकल लगा के हम ये शो कर देते हैं कि सोप एक काउंटेबल नाउन है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सोप इज नॉट अ काउंटेबल नाउन। सोप भी काउंटेबल नाउन नहीं है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको ए सोप नहीं कहेंगे, इसको हम बोल सकते हैं अ पीस ऑफ सोप, या अ बार ऑफ सोप, या अ केक ऑफ सोप, या फिर आप बोल सकते हो सम सोप, ऐसे भी ठीक है। लेकिन इसको ए सोप किसी भी हाल में नहीं बोला जाएगा। और अगर हमें इसको प्लूरल में यूज़ करना है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं पीसेज ऑफ सोप, पीसेज ऑफ सोप, सोप्स नहीं, पीसेज ऑफ सोप, केक्स ऑफ सोप, बार्स ऑफ सोप, इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, और अक्सर हम लोग स्पोकन इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन में तो गलती करते ही हैं। और अगर हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम अगर बैठते हैं, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन जब आते हैं हमारे सामने तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। हम या तो वहाँ पे गेसेस अपना यूज़ करते हैं, जो कि हमेशा गलत ही होता है मोस्टली, तो हमें इसलिए वहाँ पर गेसेस का यूज़ ना करके इनके लॉजिक्स को समझना चाहिए। एक वर्ड और देखिएगा, होम। जब हम किसी सेंटेंस में होम वर्ड का यूज़ करते हैं साथियों, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल को अवॉइड करते हैं, आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूँ आई रीच्ड द होम अर्ली, मैं घर जल्दी पहुँच गया, तो यहाँ पे मैंने जो होम से पहले द लगाया है वो एक गलत यूज़ है। होम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, होम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। हमें यहाँ बोलना चाहिए था कि आई रीच्ड होम अर्ली। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो रीच वर्ड मैं लगा रहा हूँ, रीच के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ भी नहीं होता है। यानी अगर आप इसको ऐसे बोलना चाहें कि आई रीच्ड टू होम अर्ली, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टू एक प्रेपोजिशन है और रीच के बाद में कोई प्रेपोजिशन लगता नहीं है, होम से पहले आर्टिकल लगता नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेंटेंस हमारा होगा आई रीच्ड होम अर्ली, ना कि आई रीच्ड टू होम अर्ली या आई रीच्ड द होम अर्ली। एक सेंटेंस और देख लीजिए होम का। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, आई केम फ्रॉम होम अर्ली, तब भी देखिए आर्टिकल का यूज़ मैंने नहीं किया, आई केम फ्रॉम होम अर्ली। लेकिन यहाँ फ्रॉम का यूज़ हुआ है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, लेकिन रीच के बाद तो नहीं आया ना, ये केम के बाद आया है। तो हाँ, केम के बाद आ सकता है, आप यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन होम से पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, रीच के बाद में प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। छोटी छोटी गलतियाँ ये हम लोग करते हैं जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं। दोस्तों एक और देखिएगा, कई बार हम लोग यूज़ कर देते हैं वर्ड प्लेस का, PLACE। हम लोग बोल देते हैं कि देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। ये वाला जो सेंटेंस है ये आर्टिकल से थोड़ा हटकर है, लेकिन मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। रेलवे में कंपार्टमेंट होते हैं, और जब हमें किसी से बोलना होता है कि यहाँ पे आपके लिए स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तो वहाँ पर स्थान के लिए आप प्लेस वर्ड का यूज़ ना करें, क्योंकि इसको ग्रामेटिकली भी गलत माना जाता है, यूज़ के अकॉर्डिंग भी गलत माना जाता है, और जब कन्वर्सेशन में भी अगर आप इसका यूज़ करते हो तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो गलत पड़ता है सामने वाले पे। तो फिर बात आती है कि हम प्लेस की जगह पर क्या यूज़ करें, तो आप वहाँ पर यूज़ करिए वर्ड रूम का। आप बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज़ नो रूम ऑन दिस बेंच, देयर इज़ नो रूम इन माई हार्ट फॉर यू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, प्लेस का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लेस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो किसी जगह के लिए होता है, किसी शहर के लिए, एनी सिटी, एनी विलेज, एनी टाउन, एनी डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए तो हो सकता है, उसको हम प्लेस बोल सकते हैं। लेकिन जो इस प्रकार का स्थान होता है उसके लिए हम रूम वर्ड का यूज़ करते हैं। और देखिए कई बार हम ऐसे भी तो बोल देते हैं कि आई सॉ अ मैजिक येस्टरडे, मैंने कल एक जादू देखा। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं मैंने कल एक जादू देखा, लेकिन इंग्लिश में मैजिक को काउंटेबल थोड़ी माना गया है। मैजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल है तो फिर विदाउट एनी डाउट आपको वहाँ से आर्टिकल हटाना पड़ेगा। आपको बोलना है कि आई सॉ मैजिक येस्टरडे। वाई मैजिक? बिकॉज मैजिक इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन।
इज इट क्लियर टू यू और नॉट? लेट अस सी सम मोर सेंटेंसेस। कई बार ऐसा भी हम बोल देते हैं कि व्हाट आर नॉनसेंस, व्हाट आर फन, व्हाट आर रबिश। तो यहाँ पर जो ए आप लगा रहे हो, जिसको अ बोल रहे हो, व्हाट आर रबिश, व्हाट आर फन, व्हाट आर नॉनसेंस, ये जो अ वर्ड जो बोल रहे हैं आप, रबिश से पहले, फन से पहले, नॉनसेंस से पहले, साथियों ये भी गलत यूज़ है, क्योंकि ये तीनों ही वर्ड जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। रबिश, फन या फिर नॉनसेंस, ये तीनों ही अनकाउंटेबल हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एट ऑल। आप इनको काउंट नहीं कर सकते। तो जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो आर्टिकल लगाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। आप इसको ऐसे बोलिए, व्हाट रबिश, व्हाट फन, व्हाट नॉनसेंस। ये सही है कॉन्वर्सेशन में भी और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा और अगली वीडियो में फिर मैं इसी आर्टिकल का दूसरी सीरीज़ भी बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।